हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 22 जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया। अब तक देश में 1992 लोग ठीक हो चुके हैं और कल से 991 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल मिलाकर मामलों की संख्या 14,378 तक पहुंच चुकी है और ऐसे में इस संख्या के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए पिछले 24 घंटे में 43 नई मौतों का आंकड़ा भी यहां सामने आया है, जिससे मरने वालों की अब कुल संख्या 480 तक पहुंच चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% रही है। तो ये फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आज सामने आए हैं और ताजा जानकारी आपको हमने बताई, लेकिन देश भर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या अब 14,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 991 नए मामले सामने आए हैं। 43 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना से अब तक 480 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में आज कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। नूंह के बरोठा गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स मिला और पलवल में दूध बेचने वाले युवक में भी कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया। यानी कि हरियाणा से ये 2 नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है, क्योंकि आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 बजे जब प्रदेश की जनता के साथ रूबरू हुए तो उन्होंने आज शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की होने वाले कामों को लेकर के जिक्र किया। उन्होंने कैसे छात्र पढ़ाई कर सकते हैं ऐसी कई चीजों को उन्होंने साझा किया और साथ ही ये बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसे और किन चीजों का सभी लोग ध्यान रख रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के साथ मिलकर ही उन्होंने साझा किया। लेकिन सवाल आज का ही है, रणनीति को लेकर भी बात है। जब देश की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा चुका है, धीरे धीरे दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और किन रणनीति के तहत हमें आगे काम करना चाहिए, जरा उसको समझ लेते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं पहला सवाल आपसे यही जानना चाहता हूं कि आज देश में जो मामले सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हमारे देश की जो रणनीति है, लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? और मौजूदा वक्त में आज जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आपको तस्वीर क्या नजर आ रही है? शुभेंदु जी, देखिए ऐसा है, इस टाइम जो करंट सिचुएशन है हिंदुस्तान की, हम दूसरे चरण के लॉकडाउन में चल रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते का अगर डेटा लेंगे तो जो हमारे केस 24 आवर्स में जिसको कहते हैं डबल हो रहे थे, एक टाइम में हर तीसरे या चौथे दिन हमारे केस डबल हो रहे थे ऑल ओवर। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद ये जो रेट हुआ ये हुआ 5-6 दिन का, 5-6 दिन में डबल हो रहे थे। और आज जो स्थिति है शायद ये है कि 7वें और 8वें दिन ये जो केस है हमारे डबल हो रहे हैं। डबल होने का मतलब ये है कि अगर 24 घंटे पहले जो केस थे 1000, तो आज 7वें और 8वें दिन वो 2000 हो रहे हैं। तो अगर आप ये एक हफ्ते के अंदर इम्प्रूवमेंट, लेकिन डॉक्टर अजय गुप्ता, ये लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, अब जो टाइम है, डबलिंग टाइम, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ जो अभी तक हम ये आंकड़े देख रहे थे देश भर के अंदर, लगभग 1000 के आसपास का ही वो आंकड़ा था जो हर दिन सामने आ रहा था, नए मरीज सामने आ रहे थे। और वही आंकड़ा लगभग अभी भी है, 991 बीते 24 घंटों में अभी भी मरीज सामने आए नए। तो हम ये कैसे समझें और कैसे लोग ये माने कि ठीक है आप डबलिंग टाइम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या अभी तक आ रही है सामने वो तो चिंताजनक है ही, उसमें कमी नहीं आ रही है। जी देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने, कुछ जो बाहर के देश हैं, WHO है, या बाहर के देश के जो बुद्धिजीव हैं, और हमारे देश के भी जो लोग हैं जिन्होंने एपिडेमियोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनका ये दावा है और उनका ये प्रेडिक्शन है कि डेफिनेटली ये जो राइज है, जो बढ़ोतरी है केसों में, ये अप्रैल और कुछ हद तक मई में देखी जाएगी। लेकिन आपको इसकी रफ्तार देखनी है कि किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं।
देखिए ये एक्सपोनेंशियल फेज है अभी हमारा। इससे क्या है कि ये केस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी ये लॉकडाउन 2 इसलिए ही हुआ है कि हमारे केस बढ़ रहे हैं। अभी ये केस आपके अप्रैल और जहां तक हो सके ये मई में भी बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ोतरी हमको देखनी है कि किस हिसाब से हो रही है। क्या ये जल्दी जल्दी डबल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी केस, या तो फिर 24 घंटे में 800 हो रहे हैं, फिर 900 हो रहे हैं, फिर 1000 हो रहे हैं, 1100 हो रहे हैं। क्या ये जो ग्राफ है राइज का, जो हम कहते हैं प्लेट्यू, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो बहुत ही तेजी से राइज कर रहा है या धीरे धीरे राइज करते धीरे धीरे फ्लैट होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन है इस चीज की कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालांकि प्रिडिक्शन हम नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज, 4-5 सिटीज ऐसी हैं जो तय करेंगे कि हिंदुस्तान में आगे चल के क्या होने वाला है, जो कि हॉटस्पॉट। मैं बात करना चाहता हूं मुंबई की, मैं बात करना चाहता हूं दिल्ली की, इंदौर की, पुणे की, जो हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस हैं एक राज्य के अंदर, और सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं फैटेलिटी रेट, डेथ, वो आज इन 4 राज्यों को अगर जोड़ेंगे आप, मुंबई को, पुणे को, दिल्ली को, इंदौर को, नोएडा, इतनी सीटों को अगर आप जोड़ेंगे और पूरे भारत से इनको कंपेयर करेंगे, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये 4-5 क्षेत्र मिला के 60% आता है पूरे भारतवर्ष का। तो अभी सरकार ने क्या किया है, दूसरे चरण के लॉकडाउन से पहले उन्होंने जितने भी पूरे देश में हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। दूसरे चरण पे क्या किया है उन्होंने, चाइना से 6,50,000 रैपिड कार्ड की किट्स मंगाई है। क्योंकि ये जो हॉटस्पॉट्स है, इन हॉटस्पॉट्स में आईसीएमआर ने कहा हमको नहीं, हम इसमें एक चीज और भी समझ रहे हैं डॉक्टर अजय कि हॉटस्पॉट इलाके, अगर हम दिल्ली का जिक्र करें तो लगातार वो संख्या बढ़ी, 20-25 से वो संख्या शुरू हुई, 60 तक पहुंच गई। तो ये हॉटस्पॉट तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही है। हर दिन के हिसाब से जो संख्या है वो भी लगभग उतनी ही है। हम, लेकिन ये जो आप डबलिंग टाइम शुरुआत में कह रहे थे, तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करके देखें तो हम ये माने कि आप कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय तक भी ये संख्या इसी रूप में रहेगी, इसी तरीके से मामले सामने आएंगे, तो क्या ये समझा जाए कि जब तक ये मामले सामने आएंगे तब तक लॉकडाउन तो चलता रहेगा? तो यानी कि लॉकडाउन आगे बढ़ने की संभावना भी रहेगी? बिल्कुल। देखिए शुभेंदु जी, लॉकडाउन से निजात नहीं मिल सकती आपको। अगर हम सोचेंगे कि 3 अप्रैल के बाद सब कुछ चालू हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। देखिए आप, अगर आप हरियाणा का ही आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो हरियाणा में स्पष्ट तौर पे 4 राज्य जो ऐसे हैं, चार जो सिटीज हैं वो रेड जोन है। रेड जोन के अंदर गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद। इसमें तो पूर्ण तरह लॉकडाउन है 20 तारीख के बाद भी। हाँ, जो ग्रीन जोन है हरियाणा के अंदर भी, उसमें छूट मिलेगी। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में इनका मूल्यांकन होगा कि ग्रीन जोन में कितने राज्य हैं। नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हरियाणा इस लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहा है, बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब मामले भी बहुत कम हो गए हैं। आज भी जो अभी तक मामले सामने आए ज्यादा नहीं है, 2 मामले अभी सामने आए हैं। तो ऐसे में ये माना, हाँ शुभेंदु जी, हरियाणा अच्छा लड़ रहा है, लेकिन अगर आप लड़ाई को सही तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं, जिसने लड़ाई करी है और अपने कर्व को फ्लैट किया है वो है केरला। आप केरला का अगर कर्व देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केस जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे फ्लैट हो गए हैं, और जो रिकवरी का केस है, रिकवरी का जो कर्व है वो ऊपर जा रहा है, और धीरे धीरे रिकवरी का जो कर्व है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव केस से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। जरा इस केरल मॉडल के बारे में भी समझेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज वत्स साहब का। मैं जरा जल्दी से इस बात को समझना चाह रहा हूं कि जिस मॉडल को लेकर के हमने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा मॉडल को हमने लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक ये बात भी समझाने की कोशिश की कि हरियाणा मॉडल जब 3 जोन की बात कर रहा था तो अब इसको पूरे देश भर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। तो ऐसे में अब क्या आने वाले समय के अंदर जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, राहत भरी तस्वीरें हैं या कुछ मुश्किलें बढ़ा सकती हैं आने वाले समय में लोगों के लिए? तो अब उसको पूरे देश भर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, तो ऐसे में अब क्या आने वाले समय के अंदर जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, राहत भरी तस्वीरें हैं या कुछ मुश्किलें बढ़ा सकती हैं आने वाले समय में लोगों के लिए? शिवेंदु जी, पहले तो हमने 3 नहीं, हमने 4 मॉडल के बारे में आपके चैनल से बात की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। 3 चैनल थे, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन।
लेकिन मैंने उस समय कहा था कि रेड जोन को 2 में डिवाइड करना जरूरी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल लेवल पे उसको 2 पार्ट्स में किया गया है। रेड जोन को भी 2 में डिवाइड किया गया है। एक वहां पे जहां पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां की डिफरेंट अप्रोच है, और दूसरा जहां पे क्लस्टर फॉर्मेशन है, यानी कुछ केसेस हम कुछ जगह पे वहां पे रखने की बात है। ये बात आपके चैनल से मैंने कही थी और वो बात नेशनल लेवल पे भी मानी गई, क्योंकि व्यवस्था इसी तरह की रहती है। हेलो, बिल्कुल, ये कई चीजें हैं जिनको समझना होगा। और इन्हीं जोन के बारे में जब जिक्र हमने सबसे पहले कर दिया था, और इसमें कैसे कैसे उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है, उन जोन के अंदर कैसे हमें काम करना होगा। लेकिन डॉक्टर अजय गुप्ता, बीते दिनों जो मामले हुए, क्या उनसे चिंता और बढ़नी चाहिए, जब ये कहा जा रहा है कि अभी तो तबलीगी जमात के कुछ लोग जो दिल्ली के मरकज से निकल करके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचे, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्याज भी अब एक बड़ी चुनौती हो चुके हैं। उसमें अलर्ट पर हरियाणा को भी रखा गया कि हरियाणा प्रशासन, सरकार इस पर बारीकी से नजर रखे। अभी तो तबलीगी जमात के कुछ लोग तो दिल्ली के मरकज से निकल करके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचे, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर अजय मुद्दा उठाया है जी, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आप बताइए। तो 14,300 के आसपास का आज आंकड़ा है हमारे देश में कोविड-19 पेशेंट्स का। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 14,300 में से 4,290 के आसपास जमात के लोग हैं। 14,000 में से 4,290 केसेस हैं जमात से, यानी कि हर 10 कोविड-19 पेशेंट में से हर तीसरा बंदा जो है वो जमात के कारण है, अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जमात की वजह से हमारा जो कोरोना वायरस का जो कर्व है वो कहां से कहां गया है। और आप बात कर रहे हैं रोहिंग्या की, डेफिनेटली हर जो क्षेत्र है, मैं आपको रोहिंग्या है, जमात है, मैं आपको स्लम्स का भी बताना चाहूंगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपके ही चैनल के माध्यम से हमने ये बात उठाई थी कि धारविल जो कि स्लम पॉपुलेशन है मुंबई का, उस पर नजर रखी जाए। शुरू में डे 1, डे 2, डे 3 पे सिर्फ 3 केस हैं। 3 केस के बाद ये 8 केस हुए, 12 हुए, 22 हुए, 28 हुए। शुभेंदु जी, आज ये आंकड़ा 100 पार हो चुका है। मुंबई के अकेले धारविल के अंदर जो एक स्लम है, 100 पार हो चुका है आंकड़ा, और 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुंबई में आज आप देखेंगे कि 20 नेवल ऑफिसर्स को, जो INS एग्री है, जो हमारा एंडे है, ये जो नौसेना का, उसमें 20 या 21 जो हमारे नेवल ऑफिसर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डेफिनेटली जमात के बाद अब ये जो रोहिंग्या का इनका भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। सरकार को पहली बारिश की नजर है इनके ऊपर, और ताकि ये जमात जैसा असर ना दिखा दे पूरे देश पे, इनको पहले से ही हमको देखकर क्वारंटाइन करके इन पर रोक लगानी है। ठीक है। हमारी जो लड़ाई है शुभेंदु जी, हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब हम हॉटस्पॉट जिलों को, रेड जोन को ऑरेंज में, और ऑरेंज के बाद ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि नहीं, लेकिन इसके लिए पॉलिसी क्या होगी? ये तो करना ही है कि हाँ गौरव जी, पॉलिसी स्पष्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। इसमें रैपिड रैंडम सैंपलिंग होगी। सरकार ने कहा है ICMR के द्वारा जितने भी आप हॉटस्पॉट एरिया है उनमें आप रैंडम सैंपलिंग करिए। उनमें आप 100 लोगों को, 150 लोगों को एट रैंडम, जिनको सिम्टम्स हो ना हो, आप उनकी रैंडम सैंपलिंग कीजिए। और अगर किसी को खांसी जुकाम है, 5-6 दिन हो चुके हैं, उसका कोविड टेस्ट होना ही चाहिए। आपको रैंडम सैंपलिंग में ही पता चलेगा। रैंडम सैंपलिंग में ठीक है, टेस्टिंग को लेकर के हम स्टेज 3 में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, टेस्टिंग को लेकर भी जरा आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं कि हम तो निश्चिंत हो गए थे। हम ये समझ रहे थे कि जो जमात के लोग हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ये कह रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से अलग अलग राज्यों को ये सूचित किया गया कि आपको रोहिंग्याज के बारे में भी समझना होगा, क्योंकि ये भी दिल्ली के मरकज से होकर के निकले हैं और वो अभी तक जहां उनकी रिहाइश थी वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो बीच में ये कहां गए? अब ये एक नई चुनौती बन चुकी है।
पंकज जी ध्यान रखिएगा। जी। पहले भी जब मौत के आंकड़े आते थे दो इसमें, हाँ शुभेंदु जी, पहले भी हम दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। पहले भी जब हम मौत के आंकड़ों का सर्वेक्षण करते थे तो उसमें एक केस होता था एक्सीडेंटल डेथ्स का, कि जहाँ पे एक्सीडेंट के कारण डेथ होती थी, वहां पे भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रहती थी, पर वो एक्सीडेंटल डेथ होती थी। और एक है क्राइम। क्राइम का मतलब कि जहाँ पे इंटेंशन है किसी चीज को करने की, ये दो चीजें हैं। अब ये जो अगर आप इसको कोरोना के परिप्रेक्ष्य में देखें कि यहाँ पर भी इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है एक्सीडेंटल डेथ, यानी आप जाने अनजाने में आप कोरोना का संक्रमण बढ़ा रहे हैं, जाने अनजाने में। विदेश से बंदा आया, अपने घर में गया, वहां पर उसने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, परिवार में कुछ लापरवाही हुई तो परिवार में संक्रमण पहुंचा और उसके आस पड़ोस में संक्रमण पहुंचा। ये तो आपका हो गया एक्सीडेंटल कोरोना स्प्रेड। और दूसरा हो गया क्रिमिनल, कि आपको मालूम था कि यहाँ पे आप संक्रमण बढ़ा रहे हैं, बाकी सब लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, और करने के बाद आप उनको पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भेजने जा रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। तो अब ये इसको कोरोना को भी दो दृष्टि से देखा जा रहा है। जहां पे एक्सीडेंटल हो रहा है वहां पे हमारी रिक्वेस्ट, हमारा अनुरोध, डॉक्टरों की रिक्वेस्ट, प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल कोरोना के केसेस को बढ़ावा ना दें। वहां पे सभी लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिमिनल स्प्रेड इसका करने का हो रहा है, उस पे पुलिस को भी, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, भागदौड़ करनी पड़ रही है। और यही कारण है, अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा में ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आज जो केसेस बढ़े हैं, कल जो केसेस बढ़े थे, वो केवल अगर उसका देख रहे हैं हम, तो या तो वो मेवात में है, या मेवात से साथ लगते हुए, या फरीदाबाद में, या वहां से स्प्रेड होकर पलवल में, और कहीं कहीं कोई केस गुड़गांव में तो ये केस नहीं है, या सीधे वो केसेस अब सीधे पंचकुला में जा रहे हैं। तो पंचकुला में भी इस फैक्टर को ट्रेस करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब मेवात से कोई बंदा निकलता है, कोई व्यक्ति निकलता है, लंगियान निकलता है, कुछ और निकलता है, तो या तो वो अपने संरक्षित प्लेसेस में घूमता है, या उसको राजनयिक संरक्षण मिलता है तो वो पंचकुला की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ जाता है। अगर हम देखें 2-3 दिन के पिछले दिन के आंकड़े, या तो मेवात में है, या यहाँ से वो हाईवे पे गया है बीच के 1-2 डिस्ट्रिक्टों को टच करते हुए, या आज पंचकुला में है। तो कोरोना को भी दो दृष्टि से देखना पड़ेगा, एक एक्सीडेंटल कोरोना और दूसरा क्रिमिनल कोरोना जो बढ़ाया जा रहा है, और उसी तरह की स्ट्रेटेजी सरकार तो कानूनी रूप से भी उसी हिसाब से एक्शन लिया जाना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, आप देखिएगा कि जो एक्सीडेंट, देखिए मैं अपने परिवार में रहा, मैंने गलती की, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने परिवार में जानबूझकर मौत को दान में दूंगा, मौत को अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए मौत का मैं कारण बनूंगा। वहाँ पे इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं चुप रहा हूँ, अजनबी लोगों के कांटेक्ट में जानबूझकर आ रहा हूँ, वहां तक स्प्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें क्रिमिनल इंटेंशन है। यानी कि हर केस के हिसाब से उसमें क्या इंटेंशन है उसको देखा जाना चाहिए, और उसी के मुताबिक उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में कोई डर नहीं है और इसीलिए वो लगातार सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। लेकिन जरा टेस्टिंग को लेकर डॉक्टर अजय गुप्ता, आप जिक्र कर रहे थे, टेस्टिंग को लेकर एक ये नई जानकारी जो सामने आ रही है कि ग्रुप में यदि टेस्ट किया जा रहा है तो 5 in 1 का एक फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि 5 लोग हैं या 5 से ज्यादा लोग हैं तो उनको एक किट से आप उनको टेस्ट कर लेते हैं। यदि वो नेगेटिव आती है तो ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो सभी का फिर अलग अलग से इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है। तो ये तरीका क्या सही है? देखिए, ऐसा है कि अब जैसे जैसे जब केस बढ़ते हैं तो नए नए तरीके आते हैं टेस्टिंग के। तो ये जो आप 5 in 1 का जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये बिल्कुल वैलिड फॉर्मूला है इसके अंदर। तो देखिए, जब हम टेस्ट करते हैं किसी का, जब किट वैलिडेशन करते हैं, तो डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि एक साथ जब हम लोगों के टेस्ट कर रहे हैं, आप शायद रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, है ना शुभेंदु जी? जी।
रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं ना जी। तो रैंडम सैंपलिंग में जब रैंडम सैंपलिंग हम किसकी करेंगे? रैंडम सैंपलिंग उनकी करेंगे जिनमें सिम्टम नहीं है फिलहाल। हम मान के चलते हैं कि ये लोग स्वस्थ हैं और सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन है हॉटस्पॉट के अंदर, उसमें से हमने गिने चुने लोगों को उठाया है और देखने के लिए कि इनमें ये जो लोग हैं ये सिम्टमलेस है, सिम्टोमेटिक है, लेकिन इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन केसेस के अंदर आप 5 का आप ले लो, 5-in-1 का ले लो, आप 5 केस हमने लगातार टेस्ट किए, है ना, 5 लगातार अगर नेगेटिव आ गए, फिर हमने 5 किए, फिर हमने 5 किए, फिर हमने 5 किए, तो अगर ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। फिर अगर हमारे पास वो उस पॉपुलेशन में पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ रहे हैं तो हम ये कंक्लूड करेंगे उस हॉटस्पॉट के अंदर कि स्टेज 3 में हम नहीं गए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम नहीं, ठीक है। तो आइडिया यही रहता है और सरकार को भी मेरा मानना है कि अभी जो किट्स है हमारी वो पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन किट्स की शॉर्टेज है, तो हमारे पास जितनी भी किट्स आई हैं उनका बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए, बहुत ही एहतियात से यूज करना चाहिए, हमको वाइजली यूज करना चाहिए। जिन जिन एरिया जो संक्रमण एरियाज है उनमें हम सबसे पहले ये चूक ना करें कि हम वहां टेस्ट ना करें, वहां। ठीक है, मैं एक चीज और भी यहाँ टेस्टिंग को लेकर के एक और भी सवाल लोगों के मन में है। रैपिड टेस्ट को लेकर के बार बार ये सवाल उठता है कि रैपिड टेस्ट, एक तो सबसे पहले यही समझना चाहते हैं लोग भी कि रैपिड टेस्ट का मतलब क्या है इसमें, बहुत जल्दी से है या इसका असर नहीं होता? ये कहा जाता है कि ये कोरोना कंफर्म ज्यादा इसमें नहीं होता है। देखिए गौरव जी, ऐसा है, रैपिड कार्ड टेस्ट में कहते हैं, देश में आपको पूरी जनता जो हमको सुन रही है उनको बहुत ही स्पष्ट सीधे लैंग्वेज में मैं जो समझाते हैं, जो हम पहले जो RT-PCR करते हैं उसमें हम एक स्वैब लेते हैं, मतलब कि या तो नाक से या मुंह से एक स्वैब लेते हैं और PCR के थ्रू टेस्ट करते हैं। रैपिड कार्ड में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम बनता है, सीरम से हम उस कार्ड में टेस्ट करते हैं। अब उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है कि जब किसी पेशेंट को कोरोना वायरस होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसका हम टेस्ट करते हैं। 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है, IgM और IgG। तो अब कोरोना वायरस जब हुआ तो एकदम तो वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो सकती, उसको कम से कम 4 से 6 दिन लगेंगे डेवलप होने में। तो ये टेस्ट आपको कम से कम जो है 5वें और 7वें दिन के बीच में कराना चाहिए कोविड के, ठीक है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए आपका जो PCR वाला टेस्ट है वही है, ये आपकी एंटीबॉडी डिटेक्शन दिखता है, लेट से पॉजिटिव आता है, लेकिन ये सस्ता टेस्ट है, इसका रिजल्ट आपको 2 घंटे में आ जाता है, उसका टेस्ट आपको 24 घंटे लगते हैं क्योंकि खूब सारे सैंपल रहते हैं। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन को स्क्रीन करने के लिए रैपिड कार्ड यूज करें। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर पंकज वत्स इस बात को भी समझ रहा हूं, जब लोग अब आगे 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि 20 तारीख को जब कई चीजों में छूट मिलने जाएगी तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन ये छूट जो मिलने जा रही है क्या वाकई में सही है? और अभी भी जब लगातार शुरुआत से ही हम ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केसेस अभी कम नहीं हो रहे हैं, संख्या अभी भी लगभग उतनी ही है, तो क्या ये खतरे के संकेत नहीं है? बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की अभी स्थिति नहीं है, या हो सकता है कि 20 तारीख के आसपास आते आते कुछ चीजों को और कम कर दिया जाए? हालांकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई गई है, क्या मानना है आपका? देखिए शुभेंदु जी, अभी जैसे मान लो हरियाणा के चित्र हम देखते हैं, हम बाकी बात की बात नहीं करते, हम सिर्फ हरियाणा की बात करते हैं। अब हरियाणा में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में केवल 4 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्टों का भी उनमें से अलग किया गया 2 भाग, और 2 भाग में से 1 भाग यानी मेवात। आप देखिए मेवात जो एरिया है, मेवात जोन है, वो संक्रमित है इस समय। मेवात में से एक हिस्सा हसीन ब्लॉक जो है वो चला गया है पलवल में। अब क्या हुआ कि मेवात के कारण 2 भागों में चला गया, एक हो गया नूह और एक हो गया पलवल डिस्ट्रिक्ट। अब वो 2 लोग वहां से सीधे कहाँ आ सकते हैं, अस्पतालों में कहाँ आएंगे, रिश्तेदारों से मिलने के लिए कहाँ आएंगे, उनके परिवार वहां से कहाँ एक्सटेंडेड है,
या तो अधिकतर लोग गुड़गांव में है या अधिकतर लोग फरीदाबाद में है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो संक्रमण का घेरा अगर हम देख रहे हैं तो इन 4 डिस्ट्रिक्टों में हॉटस्पॉट है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है आज की तारीख में जो उसका ओरिजिन है वो सिर्फ मेवात जिला है। इसलिए अगर मेवात को पूरी तरीके से हम आइसोलेट करते हैं और वहां पर ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। वहां पे मास स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है, वहां पे रैपिड टेस्ट और बाकी टेस्ट ज्यादा करने की आवश्यकता है, वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उसके बाद जो अभी अचानक जो थोड़ा अपसर्ज आया है वो जाके पंचकुला में है, लेकिन पंचकुला में अधिकतर केसेस में से वहां पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉकेट्स को, यानी वो रेड जोन की 2nd कैटेगरी में है। ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे कि रेड जोन में मेवात है, यानी नू जिले के 2 भाग, कुछ भाग पूरा मेवात और हथीन ब्लॉक पलवल का, और उसके बाद पंचकुला में कुछ आइसोलेटेड है। तो 20 तारीख को अगर हम उसका रिलैक्सेशन देते हैं और बाकी जगह में संयम रखते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई खतरे के संकेत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, बहुत हद तक लोगों को भी राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के जो लोग अभी तक लॉकडाउन में हैं तो वो लगातार इसी बात की उम्मीद में हैं कि 20 तारीख को कुछ हद तक राहत मिलेगी। तो ऐसे में खेती और बाकी जो क्षेत्र हैं उस पर भी नज़र बनाई गई है। लेकिन 5-in-1 किट की हमने बात की है, आपको लगता है पंकज वत्सी कि अब बार बार जब सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था कि स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, उतना टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो अब उसके लिए उनके पास उतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी क्योंकि अब टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पीपीई किट को लेकर के बार बार जो सवाल उठाए जा रहे थे वो भी मुहैया हो रहा है। देखिए, मैं आपको अपने इतने साल के गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपीरियंस से भी बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ सुथरी है। वहां पर कहीं पर भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि वो डाटा को दबाएं या डाटा को ना दिखाएं या सच्चाई ना बताएं। हिंदुस्तान की सरकार, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अक्षरश जो वास्तविक स्थिति है वो समाज के सामने, जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर ये आंकड़े जैसे चाइना ने छुपाए, इटली ने शुरू में छुपाए, अमेरिका ने शुरू में छुपाए और बाद में उनकी क्या दुर्दशा हुई, हिंदुस्तान की सरकार वो गलती नहीं कर रही है। ये जो डाटाबेस बनाया गया है ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर है। इसको मैंने कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हरियाणा में अपने तरीके से इसको टेस्ट करने की कोशिश की और मैं मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देना चाहूंगा समाज को कि इस समय जो भी आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं वो सच्चे आंकड़े हैं। एप्रीहेंशन करना, उसके बारे में उसका क्रिटिसाइज करना, वो सब बेकार है, क्योंकि सरकार को भी ये मालूम है। सपोज मान लो 1 मिनट के लिए, सपोज मेवात में हमने आइडेंटिफाई किए 2 केसेस, तो इसका मतलब 2 केसेस से कहां इन्फेक्शन जा सकता है, और अगर वहां पे हुए 10 केसेस तो वो केसेस कहां जा सकते हैं। सरकार बिल्कुल ध्यान रख रही है कि 2 केसेस से कितना नुकसान हो सकता है, 10 केसेस से कितना नुकसान है। इस समय सरकार को ये लोगों तक जानकारी देना अति आवश्यक नजर आ रहा है कि वो सच्चे आंकड़े समाज तक पहुंचा पाए, ताकि समाज उनकी अपनी वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज ना करे और सारी प्रिकॉशंस ले। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त रहे, सरकार के आंकड़े बिल्कुल सही है, कोई एप्रीहेंशन का कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, कोई इसमें पर्दा नहीं है, सब कुछ साफ है। मैं डॉक्टर अजय, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार जरा वापस लौटेंगे तो इस बात को समझेंगे कि जब ये कोरोना के केसेस खत्म हो रहे हैं, जो मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, निश्चिंत हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं, बाहरी देशों से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी और एक चिंता का कारण है। और यदि ऐसी स्थिति है तो क्या इस सब के भारत में होने की भी चांसेस, आशंकाएं बढ़ जाती हैं क्या? ब्रेक के उस पार इसी को लेकर चर्चा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका कार्यक्रम में। जरा मैं जल्दी से आपसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अब नए नए परेशानियां अब सामने आ रही हैं, नई नई, जैसे हम आगे फेज में जा रहे हैं कुछ नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इस वायरस के जब खत्म होने की हम उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसे में दोबारा से ये वायरस आ रहा है, दोबारा से उन लोगों को ये संक्रमित कर रहा है। तो क्या ये उन्हीं लोगों को संक्रमित कर रहा है जो पहले से इन्फेक्टेड थे, या आप उन इलाकों में आ रहा है जहां पर ये वायरस था भी नहीं? देखिए सुधांशु, जो अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे साउथ कोरिया से वहां पर ये डायग्नोज हुआ, उधर चाइना के कुछ पेशेंट्स हैं, लेकिन वहीं एक सवाल जो है वो खड़ा हुआ है इनके टेस्टिंग के ऊपर भी। जरूरी नहीं है कि ये केसेस दोबारा ही इन्फेक्ट हुए हों। बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो टेस्ट डिस्चार्ज के टाइम पे करा जाता है और जिससे हम ये बोलते हैं कि हाँ ये पेशेंट्स अब नेगेटिव हो गए हैं, क्या वो टेस्ट का रिपोर्ट सही आया था या नहीं आया था, उस वक्त कौन सा टेस्ट किया गया था ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये लोग ट्रीट हो गए या नहीं। और ये भी माना जा रहा है कि वायरस कुछ समय के लिए शरीर में रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और कभी कभी वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो हो सकता है कि ये री इन्फेक्शन ना हो और ये रीएक्टिवेशन हो, यानी कि वो लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और करके सामने आ गए। तो अभी इस चीज की पूरी तरह से ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये री इन्फेक्टेड केसेस थे, यानी कि इनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन हाँ, अभी हमें ये भी नहीं मालूम है कि जो इम्यूनिटी हो रही है वो कितने समय के लिए प्रोटेक्शन दे रही है। क्या वो हमें 2-3 महीने की प्रोटेक्शन देगी, 6 महीने की देगी, साल भर की देगी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये अभी थोड़ा सा ग्रे एरिया है जहां पर अभी चीजें क्लियर नहीं है हम लोग। ये कुछ सुनने में आ रहा है कि भारत में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो मरीज जो थे वो ठीक हुए थे लेकिन उनके अंदर भी दोबारा से संक्रमित वो हो गए। देखिए अभी इसीलिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा हम लोग को, और इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि क्या सच में ये रीएक्टिवेशन है या री इन्फेक्शन है, क्या इन लोगों को। क्योंकि देखिए अभी जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं सुधांशु, उनको भी ये बोला जा रहा है कि वो 28 दिन के लिए डिस्चार्ज के बाद भी सेल्फ क्वारंटीन में रहे, यानी कि वो लोग और लोगों से ज्यादा मिले नहीं और अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, जो दवाइयां बताई गई हैं वो लेते रहे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा से एक्सपोज हो जाए इतनी जल्दी किसी और व्यक्ति से जहां से उन्हें इन्फेक्शन हो जाए। तो इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी अभी कम है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज के ऊपर अभी स्टडी और होगी और शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने और तथ्य सामने आए जिससे हम कंफर्मेटरी ऐसा कुछ कह सकें। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर अजय गुप्ता, केरला मॉडल का जिक्र आपने उस वक्त किया था, जरा उस पर भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो हरियाणा मॉडल था उसका हमने जिक्र किया था, लेकिन केरला मॉडल क्या कहता है और उसके मुताबिक हमें और क्या सीख लेनी चाहिए बाकी राज्यों के तौर पर भी, क्या उसमें आपको नजर आता है? और इसमें मेन केरला मॉडल में क्या है कि इसमें जो केरला में जो कोविड-19 का संक्रमण हुआ था वो ज्यादातर जो बाहर से जो लोग आए थे, जो गल्फ से आए थे, उनकी वजह से हुआ था ये। अब जो 3 जो मेन डिस्ट्रिक्ट थी केरला में जहां फैला था ये, कासरगोड, मलप्पुरम और कन्नौर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मेन थी जहां पर केसेस मिले थे। अब 14 मार्च से 10 अप्रैल तक का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 14 मार्च से 24 मार्च तक केरला नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में नंबर 2 की पोजीशन पे था। 24 मार्च तक, 24 मार्च से 26 मार्च तक वो नंबर 1 की पोजीशन पे भी आ गया था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र चला गया था। लेकिन 10 अप्रैल का, यानी कि एक हफ्ते पहले का जब हमने डेटा देखा तो केरला 10वें नंबर पे था पूरे देश के अंदर, यानी कि इतने केसेस उसमें कम हो गए थे। और जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस थे पर डे का, वो जो कर्व था वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा था और जो लोग रिकवर कर रहे थे वो कर्व था वो बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या जो कर्व में दिखाया था उनके हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर थे, कि पॉजिटिव केसेस का कर्व फ्लैट हो रहा है, रिकवरी का कर्व ऊपर जा रहा है और आने वाले दिनों में
उनका ये प्रिडिक्शन था कि जो रिकवरी का कर्व है वो पॉजिटिव केस से ऊपर चला जाएगा। केरला में क्या किया है, देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। केरला में भी वही चीज फेस की है, उन्होंने माइग्रेशन का प्रॉब्लम फेस किया है। ठीक है। केरला में एग्रेसिव टेस्टिंग, आइसोलेशन, पॉजिटिव केसेस है उनको आइसोलेट करके क्वारंटाइन किया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जोर शोर से की है, ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन किया है। पूरे हिंदुस्तान में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने में सबसे पहले केरला आगे था। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, माइग्रेंट वर्कर्स को केरला में कैसे कंट्रोल किया था। हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा, आपने सूरत में देखा कितना बड़ा बवाल कर दिया था, आपने बाल्डवार के बस स्टैंड पे देखा था कैसे माइग्रेंट वर्कर्स ने किया था, यूपी में देखा आपने। केरला ने क्या किया, केरला में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने उनको कम्युनिटी किचन के थ्रू रोटी दी, फिर उनको मोबाइल फोन के साथ मोबाइल चार्ज 100 या 200 रुपए का उनको रिचार्ज करके दिया, ये भी खबर है, ताकि वो अपने घर वालों से बात कर पाए। उनको दवाई बांटी, उनको सैनिटाइजर दिए, उनको मास्क दिए। ठीक है। तो केरला ने अपने लेवल पे जितना हो सके साइंटिफिकली, हेल्थ सेक्टर वाइज बहुत अपडेटेड थी केरला। ठीक है, यानी कि ये चीजें हाँ ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की गई। और इसमें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना क्या एकमात्र उपाय है स्वाति जी, इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि क्या क्या कोरोना के अब नए लक्षण जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी ये कहा, जानने की कोशिश की थी और इसमें शोध लगातार हो रहे थे कि कुछ नई चीजें लक्षणों के अंदर जुड़ रही हैं कोरोना की। तो अभी कुछ और अभी तक ऐसी कोई स्टडी हुई है जिसमें और लक्षण सामने आए हों? देखिए, ये तो अब हमें पता ही है कि जो हम स्मेल करते हैं उसमें अगर ठीक से सुगंध नहीं आ रही है लोगों को, वो हो सकती है प्रॉब्लम। टेस्ट आपको आना बंद हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दिल की धड़कन की जो रिदम्स हैं वो अगर इरेगुलर हो जाए, वो भी एक सिम्टम इसका हो सकता है। बहुत सिवियर डायरिया भी इसमें हो सकता है, यूरिन में ब्लड वगैरह भी आ सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एम्बोलिज्म वाले फीचर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी धमनियां जो वो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें खून भी जमने लगता है। तो ये सब लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं, इनमें ज्यादातर लोग इन चीजों से नहीं आएंगे। जो ज्यादातर लोग आएंगे वो खांसी से, सूखी खांसी से, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, इन्हीं से आएंगे। लेकिन हाँ, ये लक्षण भी हो सकते हैं। जहां हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं सुधांशु, वहां अगर हम देखें तो हमारी टेस्टिंग भी काफी अच्छे लेवल पर ही चल रही है। हमारी टेस्टिंग कोई इतनी कम नहीं है। देखिए, केरला का जो मॉडल है वहां पर एक बात ये भी याद रखिए कि निपाह वायरस वहां पर फैला था पिछले समय में, अगर आपको याद हो, और इसलिए उन लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीजों की एक्सरसाइज वो लोग पहले कर चुके थे। वो लोग आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सब उन लोगों ने निपाह वायरस के टाइम में किया था, इसलिए वो लोग बहुत तैयार थे और उन्होंने समय से फटाफट स्टेप्स लिए। सेकेंडली, वहां पर अगर आप देखें तो केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है, यानी कि वहां ऑलरेडी हेल्थ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है। तो वहां पर इन सब चीजों का फायदा भी केरला को मिला, क्योंकि यानी कि गवर्नमेंट या प्रशासन अगर कोई संदेश देता है तो उसको वो फॉलो करेंगे। यानी कि जागरूक होने का, पढ़े लिखे होने का एक मतलब ये भी है कि वो जो हाँ, बिल्कुल। और उन लोगों का इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा है। देखिए, वहां एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, ये सब चीजें भी कम है, क्योंकि वहां के हेल्थ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोविड सेंटर बनाया ताकि लोग वहां से इंफॉर्मेशन पा सके और वहां से जो है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह होनी है वो सब हो सके। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। और हॉटस्पॉट्स वगैरह में भी जहां अब हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है, देखिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, क्योंकि पूरे भारत की टेस्टिंग तो नहीं हो सकती। और अगर हम एक मिनट के लिए ये मान लें कि टेस्टिंग नहीं हो रही, केसेस मिस हो रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हमारे हॉस्पिटल्स फ्लडेड हो रहे होते, हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे केसेस आ रहे होते, हमें बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही होती कि लोग मर रहे हैं, शमशान घाट पे बहुत सारा भीड़ लग रही है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि उतने ज्यादा केसेस अभी भारत में नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन उतना ज्यादा भारत में नहीं हुआ है, हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है। जरूर हमारे यहाँ टेस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन अब स्केल अप भी ज्यादा हो रही है टेस्टिंग, और जो अब रैपिड टेस्ट आ गए हैं उससे जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां जहां वहां पर हमारा कितना फैलाव हुआ है इस बीमारी का, लेकिन ये कहा जा रहा है स्वाति माहेश्वरी जी, रैपिड टेस्ट से कोरोना कंफर्म नहीं होगा जी, ये क्या इसका मतलब होगा फिर? बिल्कुल, देखिए रैपिड टेस्ट जो होता है वो सर्विलेंस और स्क्रीनिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि क्योंकि देखिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है इन्फेक्शन के 7-8 दिन के बाद, ये शुरू में पॉजिटिव नहीं आता, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें हम 2 तरह की एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, एक आईजीजी और एक आईजीएम। अगर आईजी तो मतलब उसको अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब कि वो पहले कभी एक्सपोज हुआ है और अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, उससे लड़ने की क्षमता उसे डेवलप हो गई है। तो इसको इसीलिए हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि जैसे कि बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारा हॉटस्पॉट वाला एरिया, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग कितने एक्सपोज हुए हैं, क्या बहुत ज्यादा फैल गई है इसमें ये बीमारी, तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट केवल 30 मिनट में आ जाता है, आपको 2-3 दिन वेट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर हमें दिखता है कि हाँ बहुत सारे लोगों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपस में ये फैला था, और फिर हम उन लोगों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि किसको अभी है किसको अभी नहीं है। तो ये जल्दी से ज्यादा पॉपुलेशन में पता लगाने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट। ठीक है, मैं जरा जल्दी से डॉक्टर अजय, ये जो 20 तारीख के बाद छूट मिलने जा रही है उसके बाद हमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यदि छूट मिलती है तो ऐसा नहीं जिन सेक्टर को राहत दी जा रही है या फिर कुछ थोड़ी बहुत छूट दी जाने वाली है, उन सेक्टर के लोगों को और ज्यादा क्या एहतियात बरतना होगा? देने का मतलब ये नहीं है कि वो छूट परमानेंटली दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे स्पष्ट कर रखा है कि वो छूट अगर पालन हुआ, प्रोवाइडेड केस उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया या केस नहीं बढ़े, तब तक वो छूट है। जहां वो केस पॉजिटिव आने शुरू हो गए, केस बढ़ने शुरू हो गए, वो सारी की सारी जो छूट है और जो सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाएंगी। तो हमको इतना खुश नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और वैसे भी गुड़गांव जो है, गुड़गांव क्षेत्र हमारा रेड जोन के अंदर है। गुड़गांव, पलवल, नूंह, फरीदाबाद ये सब रेड जोन के अंदर है। और पूरे हरियाणा लेवल पे डेफिनेटली स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, इन पर ही अभी फिलहाल जो है क्या नाम है, खट्टर साहब ने जो कहा है कि इसमें थोड़ी, और जो हमारे किसान भाई हैं खेत खलियाने के, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, इन पे थोड़ी छूट मिली है। और डेफिनेटली जो रेड जोन है उसमें कोई छूट नहीं है, और छूट मिलने भी नहीं चाहिए शुभेंदु जी। दूसरी बात, एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा अगर टाइम है तो, आपसे इससे पहले आपने एक जिक्र किया था कोविड की री इन्फेक्शन का जी, तो थोड़ा सा मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 160 केस साउथ कोरिया के अंदर री इन्फेक्शन के आए थे, जिसको WHO और कोरिया सेंटर फॉर डिजीजेस मिलकर स्टडी कर रही है कि ये जो 160 केस जो पेशेंट ठीक हो गए थे उनको वापस हो गया है, इसका कारण क्या है। स्टडीज चल रही है, लेकिन इससे एक बात तो शायद ज्यादातर तय हो रही है कि हमको कोई भी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं मिल रही है। अगर इम्यूनिटी मिल रही है वो भी शॉर्ट टर्म मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टडी का, जो कोरिया सेंटर फॉर डिजीजेज है, उनका जो रिजल्ट है कि एक पेशेंट कोविड-19 का जब वो ठीक हुआ, उसके री इन्फेक्शन में जो गैप था वो था 14 दिन और 35 दिन। यानी कि अगर डे 1 पे 1 अप्रैल को एक पेशेंट कोविड-19 का ठीक हुआ तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक उसको री इन्फेक्शन देखा गया है। तो ये अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाएगा। बिल्कुल। मेरा सवाल फिर ये है, मेरा सवाल ये है फिर कि इम्यूनिटी जिन लोगों की वीक थी उनको संक्रमण हुआ, उनको जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, और अगर वो ठीक हो गए उस वक्त, और उसके बाद अगर फिर से वो होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर फिर से वो सिम्टम्स नजर आते हैं, तो यानी कि वो उनकी इम्यूनिटी वीक है, इसी वजह से यानी कि दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं। हाँ गौरव जी, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। खैर अभी बहुत जल्दी है इसमें। हाँ। एक तो ये है कि कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी इम्यूनिटी बनती है, हाँ, वो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, इट मे बी अ वेरी शॉर्ट टाइम। दूसरी,
ये जो फ्लू वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पष्ट लैंग्वेज में अपना रंग बदलता है। हाँ। जब ये वायरस म्यूटेट करता है तो इसके चांस री इन्फेक्शन के ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक बहुत कम समय है, जरा स्वाति जी से भी रिएक्शन ले लेता हूँ। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ देखिए, अभी जो ये री इन्फेक्शन वाली बात हो रही है, अभी इस पे बहुत क्लियर अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, क्योंकि अभी भी टेस्ट पे डायग्नोसिस पर अभी डाउट है कि क्या वो सही में उस टाइम नेगेटिव होके दोबारा पॉजिटिव हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये वायरस सेल्स के अंदर हाइड कर लेता है और उसके बाद दोबारा से सरफेस आउट कर जाता है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये रीएक्टिवेशन है या ये री इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है और क्लियर नहीं है, इसलिए अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों तक वो बातें और जानकारी साझा करने के लिए जो लगातार जिस उम्मीद के साथ लोग ये कार्यक्रम देखते हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।